हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का सार संग्रह है। आज से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट करें। मॉडर्न हिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अध्याय 34। सबसे पहले विषय विस्तार के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी इस टॉपिक अंतर्गत किस किस पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन को देखेंगे, इसके बाद पुर्तगाल के बारे में, इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत में यूरोपीय बस्तियों का विवरण, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, डच, भारत में यूरोपीय कंपनियों के व्यापारिक केंद्र, अंग्रेज, बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक गतिविधियां, नॉरिस मिशन, जॉन सरमन मिशन, डेनिस और फ्रांसीसी के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुर्तगालियों और स्पेन वासियों ने भौगोलिक खोजों का युग आरंभ किया था। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के सतत प्रयास से ही भौगोलिक खोजों के अभियानों को जो है बहुत ज्यादा बल मिला। पुर्तगाल के नाविक, नाम याद रखिएगा, बार्थोलोम्यू डियाज ने 1487 ईस्वी में उत्मासा अंतरिप की खोज की, जिसे उसने तूफानी अंतरिप कहा। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत पहुंचने के मार्ग खोजते हुए अमेरिका की खोज कर दी। तो कोलंबस ये भारत पहुंचने के मार्ग को खोजने के लिए निकले थे, लेकिन इन्होंने अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा, याद रखिएगा, वास्को डिगामा ने उत्मासा अंतरिप यानी केप ऑफ गुड होप होते हुए समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 को भारत पहुंचने में सफलता प्राप्त की। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, भारत के समुद्री मार्ग की जो खोज है किसने और किस तरह से किया है, आपको ध्यान रखना है। लोकेशन को आप जो है एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। तो देखिए, ये रहा आपका जो मार्ग है, ये रहा इस तरह से। तो आप एक बार अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। वास्को डिगामा जो है, इन्होंने अपनी यात्रा कब प्रारंभ की थी, तो जुलाई 1497 में, और वापसी कब हुआ, तो सितंबर 1499 में। ठीक है। कालीकट बंदरगाह जो है, इसका जो समय है 20 मई 1498, यहां पर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, पुर्तगाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूरोपियन देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली भारत आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे गए, हर पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपीय देशों से सर्वप्रथम पुर्तगाली जो है भारत आए। वास्को डिगामा ने यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वह पुर्तगाल के शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। वास्को डिगामा ने गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह कपकडाबू पर अपना बेड़ा जो है उतारा था। याद रखिएगा, कालीकट के हिंदू राजा ने, जिसकी पैतृक उपाधि जमोरिन थी, उसका हार्दिक स्वागत किया। तो वास्को डिगामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो जमोरिन उसका हार्दिक स्वागत करता है, उससे मसाले और जड़ी बूटियां इत्यादि ले जाने की अनुमति दी। वास्को डिगामा ने कालीकट बंदरगाह में एक अरबी जहाज पकड़कर जमोरिन को जो है उपहार स्वरूप भेंट किया। वास्को डिगामा भारत से काली मिर्च लेकर अपने हेक्टर नामक जहाज से पुर्तगाल जो है वापस चला गया। वास्को डिगामा को इन वस्तुओं की बिक्री यात्रा व्यय निकालने के लिए कह सकते हैं कि इन यात्रा व्यय निकालने के पश्चात भी, अगर इन्होंने जो यात्रा किया था, जो खर्च हुए थे, इनको निकालने के बाद भी उन वस्तुओं से इन्होंने 60 गुना लाभ जो है अर्जित किया था, 60 गुना लाभ कमाया था। देखिए, पेड्रो अल्वारेज केब्राल 1500 ईस्वी में भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली था। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र जो है स्थापित की। 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सबसे पहले कहां पर अपनी फैक्ट्री जो है यानी व्यापारिक जो केंद्र है स्थापित की, तो कोचीन में। याद रखिएगा, 1505 ईस्वी में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री जो है इन्होंने स्थापित की। और इसके बाद फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, समय है 1505 से 1509 ईस्वी। देखिए, वर्ष 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। अल्मीडा का मूल उद्देश्य था शांतिपूर्वक व्यापार करना। उसकी यह नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति के नाम से जो है जानी जाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जानी जाती है, याद रखिएगा। 1508 ईस्वी में अल्मीडा तथा संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े गुजरात, मिस्र और तुर्की के मध्य चौल के समीप जो है युद्ध हुआ, जिसमें अल्मीडा पराजित हुआ। 1509 ईस्वी में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को जो है क्या किया,
याद रखिएगा, इस बेड़े को इसने पराजित किया और 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, समय है 1509 से 1515 ईस्वी। ठीक है, अल्मीडा के पश्चात अल्बुकर्क पुर्तगाली वायसराय बना। ठीक है, अल्मीडा के बाद कौन आया? अल्बुकर्क। ठीक है, उसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बनाया। जो अल्बुकर्क है, इसने कोची को क्या किया? पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो अल्बुकर्क है, भारत में पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करने वाला यह संस्थापक था। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही यूसुफ सुल्तान से गोवा को जो है जीत लिया। ठीक है, यूरोप, देखिए भारत में यूरोपीय बस्तियों का जो विवरण है आप यहां पे देख सकते हैं। मैप को अच्छे से एनालिसिस करके आप आगे बढ़ सकते हैं। जो ये वाला इंडिकेटर है, ये जो सर्कल है, डार्क सर्कल, ये जो संकेतक है, सिंबल है, यह यूरोपीय बस्तियां। ठीक है, और जो ये है प्लस वाला जो सिंबल है, जहां जहां पे इंडिकेट किया गया है, इसका मतलब है पुर्तगाली बस्तियां। और जो प्लस वाला, ये इस तरह का जो प्लस का सिंबल है, ठीक है, ये वाला, ये सभी, ये किसका मतलब सिंबल है? तो ये अंग्रेजी बस्तियों का सिंबल है। कहां कहां पर अंग्रेजी बस्तियां जो है स्थापित की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए जो ये वाला सिंबल है, ये वाला जो आपका इस तरह से है, ये सभी जो सिंबल है, ये जो जहां भी है, इसका मतलब है यहां पे फ्रांसीसी बस्तियां थी। इसके बाद देखिए जो ये वाला है, जो डार्क डबल जो लाइन है, ये है डच बस्तियां। और जो इस तरह से है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये क्या है? तो ये है डेनमार्क की बस्तियां। तो आप यहां पे सिंबल को देख सकते हैं। तो कौन से बस्तियां कहां पर जो है स्थापित हुई, कब हुई? ठीक है, कौन सी यूरोपीय, पुर्तगाली, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, डच और डेनमार्की बस्तियां हैं? आप एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। यहां पे बहुत सारे फैक्ट हैं। ठीक है, तो फैक्ट को अभी स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया था। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। उसके फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज पर अधिकार 1515 ईस्वी में कर लिया। ठीक है, अल्बुकर्क भारत में अस्थायी पुर्तगाली आबादी जो है बसाना चाहता था। तो अल्बुकर्क का जो मंशा था, भारत में अस्थायी रूप से पुर्तगालियों को बसाना चाह रहा था, पुर्तगाली आबादी को वहां पे जो बसाना चाहता था, बढ़ाना चाहता था। इसीलिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहन दिया। ठीक है, उन्हें प्रोत्साहित किया और 1515 ईस्वी में गोवा में प्रथम चर्च का निर्माण किया गया, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च रखा गया था। नाम याद रखिएगा, सेंट जेवियर चर्च। अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। 1515 ईस्वी में उसके मृत्यु के बाद पुर्तगाली भारत की सबसे प्रबल जल शक्ति बन चुके थे। इसके बाद नूनो डी कुन्हा के बारे में देख लेते हैं। समय है 1529 से 38 ईस्वी। नूनो डी कुन्हा जो है, इसने 1530 ईस्वी में सरकारी कार्यालय को कोचीन से जो है गोवा स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, कोचीन से गोवा ट्रांसफर कर दिया और इस प्रकार गोवा भारत में पुर्तगाली राज की औपचारिक राजधानी बन गया। कुन्हा ने 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर जो है और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से कृष्णा बेसिन के विषय में समझौता हो गया, परंतु वह दीवार खड़ी करने के प्रश्न पर बहादुर शाह से पुर्तगालियों का संघर्ष हो गया, जिसमें बहादुर शाह समुद्र में गिरकर डूब गया। पुर्तगालियों ने सामुद्रिक भारतीय साम्राज्य को एस्तादो द इंडिया नाम दिया। क्या दिया? एस्तादो द इंडिया। उन्होंने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का जो है प्रयास किया। पुर्तगालियों ने कार्टेज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था द्वारा जो है एशियाई व्यापार पर जो है क्या किया? गहरा प्रभाव, याद रखिएगा, गहरा प्रभाव डाला। क्या किया? तो इन्होंने इस व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला। ठीक है, और पुर्तगाली जो है अपने आप को सागर के स्वामी कहते थे। तो याद रखिएगा, यूनाइटेड ईस्ट, यहां पे एक पॉइंट है, आगे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने क्या किया? कार्टेज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था को इन्होंने
इस व्यवस्था के द्वारा एशियाई व्यापार पर गहरा प्रभाव डाला और पुर्तगाली अपने आप को सागर के स्वामी जो है कहने लगे तथा कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था को उचित ठहराते थे। कौन? पुर्तगाली लोग। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी भारतीय या अरबी जहाज पुर्तगाली अधिकारियों से कार्टेज यानी कार्टेज का मतलब था परमिट लिए बिना अरब सागर में नहीं जा सकता था, तो परमिट लेना जरूरी था। काफिला था, काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय व्यापारियों के जहाजों का एक काफिला यानी समूह या बेड़ा होता था, जिसकी सुरक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ साथ चलता था। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई। इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंक्विजिशन की स्थापना हुई। ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई। 1542 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए। पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार प्रारंभ करने का जो है श्रेय दिया जाता है। तो पुर्तगालियों को भारत और जापान के बीच व्यापार करने का जो है क्या किया जाता है? श्रेय दिया जाता है। इनको मतलब कि इनको क्रेडिट दिया जाता है कि पुर्तगालियों के द्वारा ही या इनके संभव से ही भारत और जापान के बीच जो है व्यापार आरंभ हुआ था। पुर्तगाली मध्य अमेरिका से जो पुर्तगाली थे वो मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का भारत लाए। तो अमेरिका से पुर्तगालियों ने क्या क्या भारत लाया? तंबाकू, आलू और मक्का। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस यानी छपाई का कार्य जो है आरंभ किया था। अनानास, पपीता, बादाम, काजू, मूंगफली, शकरकंद, लीची और संतरा पुर्तगालियों की देन थी, जिसे उन्होंने अन्य देशों से जो है प्राप्त किया था। तो याद रखिएगा, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है, किस तरह से कब आगमन हुआ इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यानी एस्तादो द इंडिया, इसका संबंध पुर्तगाल से था। 1498 में कालीकट में यह स्थापित हुआ था। इसके गवर्नर थे, बताइए, इसके गवर्नर थे एफ डी अल्मीडा, ठीक है, अल्फांसो डी अल्मीडा। दूसरा कंपनी आया अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इसका पूरा नाम था। तो देखिए, क्रम कभी कभी पूछा जाता है कि जो कंपनियों का क्रम है, बताइए सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। तो आप याद रखिएगा 1498 में पुर्तगाली, इसके बाद अंग्रेजी, इसके बाद डच, डेनिश, फ्रांसीसी और इसके बाद लास्ट में स्वीडिश। पुर्तगाली जो आए थे 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, इसके बाद डच 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था? तो 1616 में, फ्रांसीसी यानी द इंडियन जो था द इंडियन ओरिएंटलेस ये 1664 में, ठीक है। इसके बाद स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आया था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कंपनी थी, ये इनका जो संबंध था पुर्तगाल से था, पुर्तगाली यानी पुर्तगाल, और स्थल क्या था? कालीकट, ठीक है। गवर्नर एफ डी अल्मीडा, अंग्रेजी, ये इनका संबंध ब्रिटेन से था और स्थापना 1600 ईस्वी में, और पहली कंपनी सूरत में, और गवर्नर थे सर टॉमस रो, याद रखिएगा। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी, हॉलैंड से इनका संबंध था, 1602 ईस्वी में आए। मसूलीपट्टनम में इनका पहला जो है कंपनी स्थापित हुआ, और विरनिच ओ इनके गवर्नर थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, ये डेनमार्क से संबंधित है। 1616 ईस्वी में सुतानती में इन्होंने अपनी कंपनी को स्थापित किया, और जो गवर्नर थे, याद रखिए, डिस्तमान। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रांस से संबंधित है। 1664 ईस्वी में ये सूरत में अपनी कंपनी को स्थापित किए थे, और काल्बर्ट या मार्टिन इसके गवर्नर थे। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनका संबंध स्वीडन से है। 1731 ईस्वी में ये जो है गोहनबर्ग में अपने कंपनी को जो है स्थापित किए थे, और विलियम यूसेलिक्स इसके गवर्नर थे। तो यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का जो क्रम है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश, इसको रट्टा मार जाइएगा, यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले डच के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात, पुर्तगाली के बाद अगर बात करें तो पुर्तगालियों के पश्चात डच भारत है, जो नीदरलैंड यानी हॉलैंड के मूल निवासी थे। प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा पहुंचा। कंपनी को हॉलैंड की सरकार के द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार, आक्रमण और क्षेत्रों पर अधिकार करने के संबंध में व्यापक जो है अधिकार प्रदान कर दिया गया। और 1602 ईस्वी में
विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। इस कंपनी का मूल नाम याद रखिएगा VOC था। क्या था? VOC था। कंपनी के संचालन के लिए 17 सदस्यों का एक बोर्ड बनाया गया। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों के अम्बायना पर कब्जा कर लिया। अम्बायना पर, ठीक है, और धीरे धीरे मसाला द्वीपों यानी इंडोनेशिया से उन्हें जो है पराजित कर अपना प्रभाव जो है स्थापित कर लिया। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की तथा इसे अपना मुख्यालय बनाया। डचों ने यहीं पर जो है अपने स्वर्ण सिक्के पगोडा, याद रखिएगा, पगोडा की ढलाई की थी। तो पगोडा ये स्वर्ण सिक्का था डचों की। डचों ने जकार्ता को जीत करके 1619 ईस्वी में यहां जो है बैटेविया नामक नगर बसाया। बैटेविया, ठीक है। तो एक बार मैप को देख लीजिए, एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। भारत में यूरोपीय कंपनियों के जो व्यापारिक केंद्र थे, किस तरह से इन्होंने अपना जाल बिछाया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखिए, यह है आपका जो स्टार से इंडिकेट किया गया है, ये इनका जो संबंध है अंग्रेजों से है। जो आयत है वो फ्रांसीसी, जो सर्कल है इनका संबंध, यानी ये जो जहां जहां भी इंडिकेट है इसका मतलब है पुर्तगाली। जो त्रिभुज है इसका मतलब है डच, और जो आपका स्टार सर्कल के बीच है वो है आपका डेनमार्क। तो अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में प्रथम फैक्ट्री जो है 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था, ठीक है। फोर्ट विलियम अंग्रेज व्यक्ति के नाम पर इसका नामकरण किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, जो पौंडीचेरी है फ्रांसीसी प्रधान कार्यालय था पौंडीचेरी में, ठीक है। ये पूरी जो इंफॉर्मेशन है आप एक दो बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। डचों ने 1616 ईस्वी में सूरत में और 1641 ईस्वी में बिमलीपट्टनम, ठीक है, कहां पर? 1616 में सूरत में और 1641 में बिमलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना की। किसने? डचों ने। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पिपली में 1627 ईस्वी में की गई थी। 1658 ईस्वी में डचों ने कासिम बाजार, बालासोर, पटना और नागपट्टनम में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, ठीक है। तो याद रखिएगा, औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को जो है 3.1/2% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया, याद रखिएगा। और 1690 ईस्वी में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। मालाबार के तटवर्ती प्रदेशों में कोचीन, कन्नौज और वेनगुर्ला डचों के व्यापारिक केंद्र थे। कोचीन, कन्नौज और वेनगुर्ला। देखिए, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख जिन्हें फैक्टर कहा जाता था उन्हें व्यापारियों के रूप में वर्गीकृत किया गया। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग जो है स्थापित किया, जिसमें लगभग 3000 कारीगरों को वेतन पर रखा गया। भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। 1759 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ बेदरा यानी बंगाल के युद्ध में डच पराजित हुए और इस पराजय ने भारत से उनकी शक्ति जो है समाप्त कर दी, छीण कर दी। डच व्यापारिक व्यवस्था था सहकारिता या कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। सहकारिता या कार्टेल पद्धति पर आधारित थी। डच कंपनी में साझेदारों को जितना अधिक लाभ दिया जाता था वह व्यापारिक इतिहास में रिकॉर्ड माना जाता है। लगभग 200 वर्षों के इतिहास में डच कंपनियों ने अपने हितधारकों को औसतन रूप से जो है 18% लाभांश दिया था। इसके बाद अंग्रेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। डचों के पश्चात भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्रा जो है सुमात्रा, जावा और मलाक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसालों के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर के अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने
पूरब के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 में एक आज्ञा पत्र यानी चार्टर के द्वारा इसे 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। कंपनी के प्रबंध के लिए एक समिति की व्यवस्था की गई। इसमें एक निदेशक, एक उप निदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। यह समिति बाद में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के नाम से जानी गई। 1601 ईस्वी में अंग्रेज कंपनी के जहाज से इंडोनेशिया के मसाला द्वीप पहुंचे। भारत में व्यापारिक कोठियां स्थापित करने का प्रथम प्रयास 1608 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस जहांगीर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हॉकिंस को तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञान था। उसने मुगल दरबार में फारसी भाषा में बात की और जहांगीर ने उसे 400 का मनसब प्रदान किया। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। प्रारंभ में अनुमति प्रदान कर दी गई, परंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के कारण यह अनुमति रद्द कर दी गई। हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की थी। याद रखिएगा, इंग्लिश खान किसको कहा जाता है? तो हॉकिंस को। किसने प्रदान की थी? तो जहांगीर ने इसको ये उपाधि दी थी। याद रखिएगा। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन ने स्वाली में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त कर दिया। पुर्तगालियों को पराजित करने के कारण जहांगीर अंग्रेजों से प्रभावित हुआ। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। इसके पहले 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम यानी मछलीपट्टनम में अंग्रेजों ने व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। मसूलीपट्टनम गोलकुंडा राज का मुख्य बंदरगाह था। यहां से अंग्रेज स्थानीय सूती वस्त्रों को खरीदकर फारस और बैटम भेजते थे। यहां अंग्रेजों का विरोध होने लगा। स्थानीय अधिकारी भी बार बार रिश्वत की मांग करने लगे। इन समस्याओं से परेशान होकर अंग्रेजों ने 1629 ईस्वी में अरमा गांव में दूसरी कोठी खोली। अरमा गांव पुलिकट की डच बस्ती से कुछ मील दूर उत्तर दिशा में स्थित था। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया। इसके अनुसार 500 पगोडा वार्षिक कर देकर व्यापार की अनुमति दे दी गई। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया और वहां एक किलाबंद कोठी बनवाई जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज या फोर्ट सेंट डेविड जॉर्ज पड़ा। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित की। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन यानी कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा के साथ हुआ था। कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बंबई द्वीप दे दिया था। 1668 ईस्वी में सम्राट चार्ल्स सेकंड ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को सौंप दिया। बंबई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार बंबई का वास्तविक संस्थापक था। समय 1669 से 1667 ईस्वी। हुगली पर अधिकार के पश्चात अंग्रेजों ने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में कारखाने स्थापित किए, जबकि इंग्लैंड में स्वदेशी प्रतिद्वंदियों ने न्यू कंपनी नामक एक व्यापारिक संस्था का गठन कर लिया। 1694 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रस्ताव के अंतर्गत 1698 ईस्वी में 2 अन्य नई कंपनियां स्थापित की गई। इनमें से एक जनरल सोसाइटी तथा दूसरी इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से जानी गई। 1688 ईस्वी में स्थापित न्यू कंपनी, 1698 ईस्वी में स्थापित जनरल सोसाइटी और इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट नामक कंपनी का 1708 ईस्वी में विलय हो गया था तथा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज का जन्म हुआ। तो याद रखिएगा,
कंपनी का यह नाम जो है 1833 ईस्वी तक रहा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा इसका नाम बदलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। बंगाल में प्रारंभिक राजनीतिक जो गतिविधियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से राजनीतिक गतिविधियां जो है आरंभ हुई, इनकी जो महत्ता थी क्या थी। तो बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट जो है, व्यापारिक जो छूट था 1651 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुआ जब ग्रेवियन बॉटन ने, जो बंगाल के सूबेदार सासूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था, एक लाइसेंस जो है अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया था। इसके द्वारा 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की अनुमति जो है प्रदान कर दी गई। ठीक है, वर्तमान उड़ीसा में जो है। और देखिए 1656 ईस्वी में एक दूसरा निशान जो है मंजूर किया गया, जिसके अंतर्गत बिना किसी बाधा के अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति की पुनः पुष्टि की गई। कंपनी ने शाइस्ता खां से 1672 ईस्वी में एक फरमान प्राप्त किया जिसमें उसे कर अदा न करने की छूट प्रदान की गई थी। बादशाह औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग न करे और न उसके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न करे। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों को जो है, अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त मतलब कि 1/1.2% जजिया के रूप में लिया जाए। 2% चुंगी और इसके बाद भी कितना, तो 1.1/2% जजिया के रूप में लिया जाए। अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया था, परंतु औरंगजेब के द्वारा पराजित होने के पश्चात उन्हें हुगली से भागना पड़ा। ठीक है, तो 2% चुंगी याद रखिएगा, आदेश में यही था, अंग्रेज से 2% चुंगी और 1.5% जजिया जो है वसूल किया जाए, तो याद रखिएगा। और देखिए जॉब चारनवाक था, इसने अगस्त 1690 में सुतानती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की और इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शाह ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलाबंद व्यवसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। सर चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट बने। 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया गया और 1774 से 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा। नॉरिस मिशन, ये क्या था, समय है 1698 ईस्वी। तो नॉरिस मिशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी स्थापित की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कंपनी को अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से क्या किया, सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था। ठीक है, किसके लिए, तो बातचीत करने के लिए औरंगजेब के दरबार में नॉरिस को भेजा गया। तो देखिए अगर बात करें इसके बाद नेक्स्ट जो है सर जॉन सरमन मिशन, समय है 1715 ईस्वी। कंपनी ने 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल जो है मुगल दरबार में भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने कंपनी को औरंगजेब के समय से प्राप्त जो विशेषाधिकार थे, औरंगजेब के समय में इन्हें जो प्राप्त हुआ था, तो प्राप्त विशेषाधिकारों को बनाए रखने के अतिरिक्त बंगाल में सिक्का ढालने और कलकत्ता के समीप के 38 गांवों को खरीदने की अनुमति देने की याचना की। ठीक है, और इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन, तो नाम यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि इस दूत मंडल में कौन कौन लोग जो है शामिल थे। तो एडवर्ड स्टीफेंसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सेहूद, ठीक है, ख्वाजा सेरहूद नामक एक अर्मेनियन जो है दुभाषिया जो था शामिल था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी के सफल इलाज करने में सहायता की थी। इसके परिणाम स्वरूप फर्रुखसियर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया तथा उसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जो है जारी किया और इस शाही फरमान के अंतर्गत पहला जो था
जो जारी किया था उसमें 3,000 रुपए वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट दी जाएगी। 10,000 रुपए वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्त कर दिया गया और बंबई में कंपनी के द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज में चलाने की आज्ञा दे दी गई। तो यह था फरमान में शामिल। ब्रिटिश इतिहासकार ऑर्स ने इस कंपनी को मैग्ना कार्टा यानी महान अधिकार पत्र कहा है। इस अधिकार पत्र से अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ पहुंचा, जिससे उनको संपूर्ण भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके बाद डेनिश के बारे में देख लेते हैं। अंग्रेजों के पश्चात डेन व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए। डेनों ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री को स्थापित की थी। बंगाल के श्रीरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई, परंतु उन्होंने अपना व्यापार चीन के साथ स्थापित किया। 1745 ईस्वी में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश कंपनी को बेच दी और वे भारत से चले गए। इसके बाद फ्रांसीसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लुई 14वें के मंत्री काल्वर्ट तथा सरकार के सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इंडियंस ओरिएंटल्स की स्थापना की गई। किस कंपनी की? तो प्रथम फ्रांसीसी कंपनी जो थी, कंपनी द इंडियंस ओरिएंटलेस, इसकी स्थापना हुई। फ्रांसीसी सर्वप्रथम मेडागास्कर द्वीप पहुंचे थे, परंतु वहां उपनिवेश स्थापित करने में सफल नहीं रहे। फ्रांस से एक दूसरा दल 1667 ईस्वी में रवाना हुआ, जिसका नायक फ्रैंको कैरो था। कौन? फ्रैंको कैरो था। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सन 1668 में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई थी। सूरत याद रखिएगा। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष दी ला हे गोलकुंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना के द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ। ठीक है, डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ और 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पीने, यह गैर पेशेवर सैनिक था जो एडमिरल दी ला हे के साथ आया था। इसने वलीकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खा लोदी से एक छोटा गांव प्राप्त करके एक फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से किलाबंद बस्ती था और 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया, परंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि के द्वारा इसे वापस लौटा दिया गया। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया। पौंडीचेरी को 1701 ईस्वी में पूर्व की फ्रांसीसियों की सभी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया तथा फ्रांसिस मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बनाया गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। इन यूरोपीय कंपनियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। इस टॉपिक से रिलेटेड जो पहला प्रश्न पूछा गया है, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? बताइए, वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? तो 1498 ईस्वी में। ठीक है, और इसका स्वागत किसने किया था? कमेंट करके बताइएगा। भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? शुरू में ही हम लोगों ने इस पॉइंट को डील किया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्बुकर्क। थर्ड है विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए दरबार में आए थे? पतन यानी बंदरगाह पर। तो विलियम हॉकिंस किसके शासनकाल में मुगलों के पतनों पर व्यवसाय का अधिकार प्राप्त करने के लिए दरबार में आए थे? तो जहांगीर। 4 नंबर है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है?
निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन है, बताइए किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कालबर्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कालबर्ट। 5 नंबर है, डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? डचों ने बंगाल में कौन सा कारखाना स्थापित किया था? तो पिपली। 6 नंबर है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित कहां की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी सूरत में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो अल्मीडा। 8 नंबर है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। निम्नलिखित में से कौन जो है नीला जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंध किसका है? तो डी अल्मीडा का। प्रश्न संख्या 10 है। 10 में एक तरफ यात्री और दूसरे तरफ देश का नाम दिया गया है, मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। वास्को डिगामा का संबंध किस देश से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुर्तगाल। कोलंबस का स्पेन, कैप्टन जेम्स कुक का जो संबंध है वो किस देश से है? तो ब्रिटेन। और तस्मान का हॉलैंड। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करेंगे। नेक्स्ट सेशन में उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे।